Hello friends, let's begin with the revision lecture of consignment accounts. One of the most important topic but a bit confusing in some cases. Let's try to understand the consignment concepts in a very simple way. First of all, let's try to understand what is the system of consignment. Consignment system is sale through agent. What happens here? We have a consignor. Consignor means the owner of the business. The agent, the consignee through whom the goods are sold to customers. So what's the process? The process is the goods are given to consignee for sale. What the consignee does, वो goods को market में बेचता है और कस्टमर से what it gets cash from customers, कस्टमर से पैसा लेता है और what is done with that cash? Yes, उस कैश में से कुछ तीन अमाउंट माइनस होते हैं, दो अमाउंट माइनस होते हैं रादर. पहला अमाउंट एक्सपेंसेस जो कंसाइनर पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनी, और दूसरा क्या माइनस करता है कंसाइनी अपना कमीशन. सो ये आपका नेट कैश जो है ये किसको पे किया जाता है? कंसाइनर को पे किया जाता है. और जब आपको कैश मिलता है, ऊपर आपने जो लिखा है कैश मिलता है, दिस इज क्या लिखूं मैं? आफ्टर डिडक्टिंग बैड. 1 लाख के गुड्स बेचे, उसमें से 95 कलेक्ट हुए, 5000 डूब गए. अब उस 95 में से फर्दर क्या डिडक्ट किया जाएगा? दो अमाउंट, कमीशन ऑफ कंसाइनी, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी फॉर कंसाइनर. वो काट के जो नेट अमाउंट आएगा दैट इज पेड बाय कंसाइनी द एजेंट टू कंसाइनर. ये कभी दिया जाता है पीरियोडिकली, इट इज ऑल सेटल्ड. इट मे बी मंथली, इट मे बी क्वार्टरली, इट मे बी हाफ ईयरली, और इट मे बी yearly depending upon the terms and conditions between consignor and consignee. Clear? It's a very simple structure of consignment. Now what are the important concepts of consignment out here? सबसे पहली बात हमें यह देखनी है कि कंसाइनर कंसाइनी को जो स्टॉक देता है क्या प्राइस पे देता है. सो ऑप्शन नंबर 1 कॉस्ट पे देता है, ऑप्शन नंबर 2 इनवॉइस प्राइस पे देता है. व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज इनवॉइस प्राइस? ट्राई टू अंडरस्टैंड. कंसाइनर जो प्राइस पे खरीदता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, और अगर कंसाइनर कंसाइनी को 100 का 100 में देता है, भाई बेचो तुम प्रॉफिट जोड़ के, दैट इज कॉल्ड एज गिवन एट कॉस्ट. व्हाट कंसाइनी डज? कंसाइनी इसमें कंसाइनर का बताया हुआ प्रॉफिट ऐड करता है, से 50 बोला था उसने, और सेल करता है कितने में? 150 में. ये 50 का प्रॉफिट किसका है? कंसाइनर का. लेकिन इसमें कुछ कमीशन, कुछ खर्चा काट के कंसाइनर का नेट प्रॉफिट आता है. ये 50 का ग्रॉस प्रॉफिट जैसा हो गया कंसाइनर का, राइट? फाइन. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, रादर मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस, कंसाइनर कंसाइनी को कॉस्ट बताता ही नहीं. प्रैक्टिकली वी नेवर टेल कॉस्ट टू आवर एजेंट्स. व्हाई शुड आई टेल माय कॉस्ट टू एजेंट्स? आई शुड गिव, दिस इज द प्राइस टू सेल, सेल एट दिस प्राइस, दैट्स ऑल. सो डायरेक्टली 50 ऐड करके 150 में उसको दे देता है, बोलता है ये आपका प्राइस है, इस पे आप सेल करना. कितने में खरीदा नहीं बताता. अच्छा, कंसाइनी क्या करता है? उसी प्राइस पे बेच देता है. बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सेलिंग प्राइस इज लेस देन इनवॉइस प्राइस, कभी कभी सेलिंग प्राइस इज मोर देन इनवॉइस प्राइस. Mostly the selling price. Now what is cost price? Cost of the consignor. What is invoice price? The price at which goods are given by consignor to consignee for sale. What is selling price? The price at which goods are sold by consignee to customer. Now ideally the selling price should be equal to invoice price in second case, but sometimes selling price can either be more than invoice price or
लेस देन इनवॉइस प्राइस. व्हाई? कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है भाई तुम ज्यादा में बेच के दिखाओ, ज्यादा में बेचोगे तुमको क्या दूंगा? ओवरराइडिंग कमीशन. याद है? कभी कभी स्टॉक खराब हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है यार डिस्काउंट पे सेल कर दे, निकाल स्टॉक को. तो समटाइम्स द स्टॉक इज सोल्ड एट लोअर देन इनवॉइस प्राइस. ठीक है. नाउ दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेशन. Now let us move further. Whenever goods are sent by consignor to consignee, now we have to calculate, we have to discuss three types of expenses. Number one, expenses by consignor. Can you tell me what are different types of expenses incurred by consignor while delivering goods to consignee? तो सबसे पहले आएगा आपका क्या? पैकिंग कॉस्ट. वेरी गुड. कैन आई से लोडिंग? यस, वेरी गुड. ट्रांसपोर्ट. वेरी गुड. ट्रांजिट इंश्योरेंस. These are some of the expenses incurred by consignor while delivering goods to consignee. Now after receipt of goods, there are some expenses that are incurred, that are paid by consignee. Can you give me some of the expenses by consignee? Now we will divide consignee expenses in two parts. In a simple language, I would say आने तक का खर्चा, आने के बाद का खर्चा. आने तक का खर्चा, आने के बाद का खर्चा. आने तक का खर्चे को हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग, वन टाइम एक्सपेंस ऑन वन स्टॉक. नॉन रिकरिंग, नॉन सेलिंग और डायरेक्ट. एंड आने के बाद का खर्चा रिकरिंग और सेलिंग और इनडायरेक्ट. सो जस्ट एलोबरेट विद एग्जांपल्स. Non-recurring expenses are unloading, very good. Carriage inward, that is transport inward. यहां पे आपका warehouse expenses, warehouse rent, warehouse light bill, warehouse salary of staff and all that. Storage expenses, what we call it as आने के बाद का खर्चा. Insurance, गोडाउन इंश्योरेंस, वेरी गुड. तीसरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, कैरिएज आउटवर्ड एंड मेनी मोर. नाउ दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर इंकर्ड, वन बाय कंसाइनर, टू बाय कंसाइनी. नाउ आउट ऑफ दीज थ्री एक्सपेंसेस व्हिच आर द इंपॉर्टेंट वन फॉर अस, नंबर 1 एंड नंबर 2. Here we use accounting standard 2. Here we use accounting standard 2. Whenever now you want to value the stock lying unsold with consignee, whenever you want to value any stock, you have to apply accounting standard 2. And as per accounting standard 2, how do you calculate cost? हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? स्टॉक वैल्यूएशन के लिए स्टॉक तीन टाइप का हम वैल्यू करेंगे. एक जो लॉस इन ट्रांजिट, जो रास्ते में लॉस हो गया. दूसरा क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी. तीसरा लॉस एट द प्लेस ऑफ कंसाइनी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये तीनों को वैल्यू करने के लिए ये डिस्कशन हमने किया. और AS2 हमें बहुत क्लियरली बताता है हाउ डू यू वैल्यू एनी स्टॉक. व्हेन यू वैल्यू एनी स्टॉक, यू हैव टू टेक टू कंपोनेंट्स. नंबर 1 द परचेज कॉस्ट, नंबर 2 द एक्सपेंसेस इंकर्ड टू ब्रिंग द स्टॉक टू प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन. स्टॉक जिधर है उधर तक आने का, उस कंडीशन में लाने का खर्चा. In a very simple language, if I talk about it. Now, accordingly, let's try to understand how do you value your stocks. For understanding the valuation of stock, loss in transit and everything, I have taken a very simple example. Let's try to understand using this example. छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने. एग्जाम्पल के बिना खाली थियोरेटिकली बोलूंगा तो समझेगा नहीं. एग्जाम्पल से कैलकुलेशंस ब्रेन में इजीली समझ में आ जाएंगे. सो वी हैव गुड सेंड टू एजेंट एट कॉस्ट. मैंने इसमें कॉस्ट पे लिया है. फिर इनवॉइस प्राइस पे गया तो उसकी अलग से मैं बात करूंगा, उसका अलग से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. 1 लाख रुपए के गुड्स हैं, 1000 यूनिट 100 रुपए वाले कॉस्ट के. ओके, कंसाइनर का खर्चा है 10,000. नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी 18,000. रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी 12,000.
ठीक है। लॉस इन ट्रांजिट 100 यूनिट हुए हैं, लॉस बाय फायर एट गोडाउन 50 यूनिट्स एंड सोल्ड 600, तो 1000 में से 600 750 गए, बाकी क्लोजिंग स्टॉक कितना 250 यूनिट्स है। तो एक ही सम में सब ले लिया है मैंने। अब इसको हम वैल्यू करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपके कैलकुलेटर्स आपके पास ऑन होने चाहिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लाए हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नहीं तो मोबाइल से यूज करो। अब सबसे पहले हमारा बेसिक कॉस्ट कितना है, 100 रुपया एक यूनिट का। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, बेसिक कॉस्ट कितना है 100 रुपया एक यूनिट का। कैलकुलेशन करने के 2-3 तरीके हैं प्रेजेंट करने के, एक पर यूनिट बेसिस, एक प्रोपोर्शन क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिस। तो मैं दोनों आपको सिखा देता हूं एक बार। अब कंसाइनर एक्सपेंसेस आपके 10,000 है, ऑन हाउ मेनी यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। सो 10,000 ऑन 1000 यूनिट्स, इट कम्स टू हाउ मच, 10 पर यूनिट। अब हम कंसाइनी के कौन से खर्चे स्टॉक वैल्यू में लेंगे, AS2 के हिसाब से आने तक के खर्चे। आने तक के खर्चे बोलेंगे तो नॉन रिकरिंग और रिकरिंग एक्सपेंस हम कभी भी स्टॉक वैल्यूएशन में कभी भी नहीं लेते हैं AS2 के हिसाब से। फाइन, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हमारे कितने हैं 18,000 ऑन हाउ मेनी यूनिट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कंसाइनी के पास कितने यूनिट्स पहुंचे, रास्ते में कितने यूनिट्स खत्म हो गए, 100, 1000 में से 100 रास्ते में खत्म हो गए, तो पहुंचे कितने 900। means whatever expenses are incurred by consignee are incurred on 900 units. So 18,000 upon 900, it comes to 20 per unit, right? तो ये आपके 3 expenses, 3 cost हम उठा लेंगे। अच्छा, अब ध्यान करना बच्चों, अगर आपको अब मैं वैल्यूएशंस की बात करता हूं, हाउ डू यू वैल्यू, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉस इन ट्रांजिट को कैसे वैल्यू करेंगे। लॉस इन ट्रांजिट को वैल्यू करने के लिए आपके कितने यूनिट्स हैं बच्चों, 100 यूनिट्स हैं, और एक का बेसिक कॉस्ट कितना है 100 रुपया, राइट? इट कम्स टू हाउ मच, 10,000 रुपीज। अच्छा, अब इसमें हम एक्सपेंसेस कौन से ऐड करेंगे, देयर आर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 1 कंसाइनर एक्सपेंसेस, नंबर 2 नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। अब देखो ये स्टॉक कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए इसके ऊपर कंसाइनी ने कोई खर्चा किया ही नहीं। वॉट एवर एक्सपेंस आर इंकर्ड बाय कंसाइनर। तो लेकिन कंसाइनर ने जो खर्चा किया कितने यूनिट्स पे किया, 1000 यूनिट्स पे, ये तो 100 है, तो प्रोपोर्शनेट लेंगे, या ऐसा करेंगे, कैसे करेंगे, यू हैव अगेन 100 यूनिट्स इनटू पर यूनिट कितना है बच्चों 10 रुपया कंसाइनर एक्सपेंसेस। कीप इन माइंड 100 रुपया परचेज कॉस्ट है, 10 रुपया कंसाइनर एक्सपेंस है, 20 रुपया नॉन रिकरिंग कंसाइनी एक्सपेंस है, तो इसमें कंसाइनी एक्सपेंस ऐड नहीं करेंगे। तो कितना आएगा कॉस्ट हमारा 1000 रुपया। तो आपका टोटल लॉस इन ट्रांजिट कितना होएगा बच्चों 11,000 रुपीज। अच्छा, इसको और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके कंसाइनर के खर्चे कितने हैं 10,000 रुपीज। सेकेंड वे ऑफ डूइंग द सेम कैलकुलेशन, दिस इज इंकर्ड ऑन 1000 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स का कितना 100 आउट ऑफ 1000, 100 आउट ऑफ 1000, इट कम्स टू 1,000 रुपीज। सो दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। इज इट क्लियर? नाउ in the same problem, if I want to calculate my loss by fire, now I will add up 3 items. Number 1, cost of the consignor. Number 2, expenses by consignor. Number 3, non-recurring expenses by consignee, but proportionate. सब proportionate लेंगे, क्योंकि हमारा कितना स्टॉक, हमारा लॉस बाय फायर है 50 यूनिट है, तो अकॉर्डिंगली 50 यूनिट की बात करेंगे तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना है बच्चों 100 रुपया, तो 5,000 तो इसका बेसिक कॉस्ट हो गया हमारा। उसके बाद हमारे कंसाइनर के खर्चे हम इसमें ऐड करेंगे, कितने ऐड करेंगे भाई 10 रुपए के हिसाब से, राइट? देखो पर यूनिट पहले निकाल दिया ना, तो बाद में खाली अपने को इनटू यूनिट्स करके मल्टीप्लाई करके टोटल करने का है, बहुत आसान होता है। तो पर यूनिट मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है, नहीं अच्छा लगता क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड इजी लगता है, गो फॉर इट, यूज द मेथड दैट इज इजी फॉर यू। दोनों मेथड फुल मार्क्स मिलेंगे। तो कितना होता है ये 500। आप मुझे बताओ कंसाइनी के कितने खर्चे लेंगे, 50 यूनिट्स हैं हमारे कंसाइनी के, उस पर कितना खर्चा किया बच्चों, एक यूनिट पे 20 रुपए का खर्चा किया,
तो कंसाइनी के खर्चे कितने लेंगे बच्चों? 1000 रुपीज। तो हमारा लॉस बाय फायर का टोटल कितना आएगा? 6500 रुपीज। अच्छा, इसको हम अगर प्रोपोर्शनेट वे में क्रॉस मल्टीप्लाई से दिखाना है तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखो, कंसाइनर का खर्चा 10,000 रुपीज इंटू 50 यूनिट्स आउट ऑफ 1000 यूनिट्स, सेम आएगा। कंसाइनर का खर्चे के बाद कंसाइनी का 18,000 का खर्चा 50 आउट ऑफ 900 यूनिट्स, है ना? एनी डाउट? बहुत सिंपल। दिस इज हाउ वी वैल्यू लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एट कंसाइनीज प्लेस। अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक एट कंसाइनी वैल्यू करना है, कोई टेंशन नहीं, सेम टेक्निक यूज करने वाले हैं, 100% सेम टेक्निक यूज करेंगे। और इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन याद रखना अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को स्टॉक कॉस्ट पे दिया है तो कॉस्ट पे लेंगे, लेकिन अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिया है तो इनवॉइस प्राइस लेना पड़ेगा बच्चों। क्या लेना पड़ेगा? इनवॉइस प्राइस लेना पड़ेगा। सो यहां पे तो कॉस्ट है तो कॉस्ट लेना पड़ेगा, मैंने इसलिए और लिखा है। बट ये बात मैंने आपको लॉस इन ट्रांजिट एंड लॉस बाय फायर में बोली क्या? नहीं बोली। मतलब लॉस इन ट्रांजिट, लॉस बाय फायर हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, इवन इफ स्टॉक इज ट्रांसफर्ड एट इनवॉइस प्राइस। क्लियर? याद रखना इस बात को। अच्छा, इसके आगे हम जाएंगे। अब इसको वैल्यू करेंगे। हमारे 250 यूनिट्स हैं और एक यूनिट का बेसिक 100 रुपया प्राइस है, 25,000 का ये बेसिक कॉस्ट हो गया बच्चों। 250 यूनिट्स, कंसाइनर का खर्चा एक का कितना लेंगे? 10 रुपया, 2,500 रुपया हो गया, राइट? क्लियर? और उसके बाद कंसाइनी का खर्चा 250 यूनिट्स के ऊपर 20 के हिसाब से 5,000। प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करेंगे तो क्या करेंगे? टोटल 10,000 का खर्चा है, कितने यूनिट्स पे? 1000 पे, तो 250 पे कितना? देखो, इस लैंग्वेज से ना लिखने का आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। कंसाइनी का खर्चा 18,000, कितने यूनिट्स पे? सर 900 यूनिट्स पे, तो 250 पे कितना? वेरी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी सिंपल कैलकुलेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा? हाउ टू कैलकुलेट लॉस बाय फायर, लॉस इन ट्रांजिट एंड स्टॉक वैल्यूएशन। और खाली इसमें नया चीज क्या बोला मैंने? इफ द स्टॉक इज ट्रांसफर्ड टू कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस, देन जो पहला वैल्यू आप ऊपर लिखेंगे ना, ये जो आपने 25,000 लिखा ना, इसकी जगह पे इनवॉइस प्राइस लिखेंगे। ठीक है, इसका फिर आपको पता है स्टॉक प्रॉफिट एलिमेंट सामने रिवर्स करेंगे, जो हम अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव होगा कमीशन कैलकुलेशन। हमारा कमीशन जो होता है 3 टाइप का, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कमीशन। नंबर 1, द नॉर्मल कमीशन, which is always normally given as a percentage of total sales by agent. Overriding commission is basically given due to high sales, high selling price, either for achieving higher quantity of sales or for achieving higher selling price. Most of the problems that we have in module, we have overriding commission for achieving higher selling price. भाई तुम ज्यादा में बेच के दो, जो तुम ज्यादा प्राइस लेके दोगे उस पे हम एक्स्ट्रा कमीशन देंगे आपको। अच्छा, इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट कि किसका परसेंटेज देना है, अगेन व्हाट वी डू, वी टेक इट एज परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेनेवर वी हैव ओवरराइडिंग कमीशन, सम स्टेटमेंट इज गिवन कि भाई इनवॉइस प्राइस तक जो सेलिंग प्राइस है उसका 10%, इनवॉइस प्राइस के ऊपर का सेलिंग प्राइस का 25%। याद आ रहा है? तो ओवरराइडिंग कमीशन का ये स्टेटमेंट्स होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में द स्टेटमेंट्स आर गिवन टू कैलकुलेट द कमीशन। इफ नॉट गिवन, बाय डिफॉल्ट एंटायर कमीशन इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। नाउ वी हैव थर्ड टाइप ऑफ कमीशन, वी हैव अ डेल क्रेडियर एजेंट। What do you mean by a del creditor agent? Yes, del creditor agent is an agent who takes the responsibility of bad debts. Normal agent, the bad debts are of consignor, but in case of del creditor agent, the bad debts are of consignee. So for taking risk of bad debts, consignee charges higher commission, and we call it as del creditor
commission. Again, if the problem is silent, the commission is calculated as percentage of total sales. But otherwise the problem will specify कि commission कैसे calculate करना है. ठीक है? Remember, del creditor agent accounting is very very important to understand. Now दोस्तों मेरा अगला target होगा the next most important calculation. I am first going into the calculation part of consignment. After completing calculations, I will go into accounting part. Getting it? After understanding calculation, then only accounting is very easy for us to understand. Now, in consignment, we have two types of losses discussed. One is the normal loss, second is the abnormal loss. What is normal loss? Unavoidable loss. Loss because of inherent characteristics of the commodity. जैसे हमारा पेट्रोल केरोसिन इवेपोरेट होता है, जैसे हमारा सीमेंट का डस्टिंग से उसका लॉस, वेट लॉस होता है. गेटिंग इट? आपका जैसे लहसुन रहता है, आपको बताया था गार्लिक, उसका वेट है ना थोड़ा थोड़ा अपने आप कम होता है. नॉर्मल लॉस. आप कितना भी संभाल के रखो, यू फाइंड सम लॉस ऑफ वेट. अनअवॉइडेबल लॉस, दैट इज अनअवॉइडेबल लॉस. अच्छा, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अनअवॉइडेबल लॉस? द अनअवॉइडेबल लॉस इज शिफ्टेड ओवर गुड यूनिट्स. द बर्डन ऑफ अनअवॉइडेबल लॉस इज शिफ्टेड ओवर गुड यूनिट्स बाय इन्फ्लेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स. अच्छे यूनिट्स की कॉस्ट पे हम वो लॉस डाल देते हैं, अच्छे यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ा देते. बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, दिस इज व्हाट नॉर्मल लॉस. हाउ डू वी डू इट? विल टेक द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट. नाउ एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? इट इज द लॉस दैट इज एक्चुअली अवॉइडेबल, और इट इज द लॉस व्हिच इज बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस. It's not that abnormal loss is always avoidable. Sometimes it is because of some abnormal circumstances like flood, earthquake. These are the circumstances which are not in the control of human. These are the abnormal situations. The loss occurred is abnormal loss. What is to be done with the abnormal loss? Can we shift the burden to the customer? Answer is no. For abnormal loss, we cannot shift the burden to customer. The burden has to be taken by the owner, and the loss is transferred to profit and loss account. How do we calculate this? Let's try to understand. I have an example to understand in a better way. Say for example, मैंने ऊपर वाला ही example को वापस लिखा है so as to understand in a better way. थोड़ा डेटा को चेंज किया है. हमारे वही 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख रुपए के यूनिट्स, 1000 यूनिट्स जा रहे हैं. कंजाइनर का कॉस्ट भी दिया है भाई इसमें 10,000 रुपया. कंजाइनी का कॉस्ट भी सेम दिया है. ओके. नॉर्मल लॉस एट गोडाउन ऑफ एजेंट. एजेंट के गोडाउन में स्टॉक पूरा पहुंचा, लेकिन वहां पे नॉर्मल लॉस हो गया. कितने यूनिट्स का? 100 यूनिट्स का. फिर उसी गोडाउन में 50 यूनिट को आग लग गई, लॉस बाय फायर. ये हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस. ये कौन सा लॉस हो गया? एबनॉर्मल लॉस. तो हमें अब कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम यहां पे लिखेंगे क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट. अच्छा, कॉस्ट कितनी है भाई? सर 1000 यूनिट्स हैं, 10 रुपए का, 100 रुपए का प्राइस है, 1 लाख टोटल है. अच्छा, इसमें हम कंजाइनर के एक्सपेंसेस जोड़ेंगे. सर जोड़ दीजिए. कंजाइनर ने कितना खर्चा किया? सर 10,000 रुपया. हम इसमें कंजाइनी के खर्चे जोड़ेंगे. कौन से जोड़ेंगे भाई? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. कितने जोड़ेंगे भाई? 20,000 रुपये. ठीक है ना? फाइन. टोटल तो मतलब हमारे 1000 यूनिट का कॉस्ट कितना हुआ? 1,30,000 रुपीज. 130 रुपया. राइट? एनी ऑब्जेक्शन? नो. अब इस 1000 यूनिट्स जो कंजाइनी के पास पहुंच गए, जिसकी कॉस्ट 130 रुपया है, इसमें से 100 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गए. तो हम माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस. कितने यूनिट्स? 100 यूनिट्स डैश डैश. कॉस्ट में कुछ भी माइनस नहीं करेंगे. उसका लॉजिक रीजन बताता हूं. बाकी कितने यूनिट्स बच गए बच्चों?
900 यूनिट्स बच गए 1,30,000 के। नाउ व्हाट विल डू, विल से दैट ये जो 1,30,000 का कॉस्ट है ये 900 यूनिट्स का है, तो 100 यूनिट का जो लॉस हो गया ना वो भी 900 यूनिट्स पे डाल दिया, 100 यूनिट का कॉस्ट भी 900 यूनिट्स पे डाल दिया, तो 900 यूनिट्स का कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाएगा। देखो कितना आ रहा है, डिवाइड करके बताओ, इट इज कमिंग टू सॉरी 144.5 आ गया। देखो इन्फ्लेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स हो गया। अभी अच्छे यूनिट्स में 50 यूनिट हमारे जल गए, तो हम इसमें से माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। अब कोई बोलेगा एबनॉर्मल लॉस क्या प्राइस पे वैल्यू करेंगे? भाई वही है ना, अब 900 यूनिट्स है ना 144.5 रुपीस वाले हैं, इसमें से कुछ जल गए तो 144.5 वाले जल गए, इसमें कुछ बच गए तो 144.5 वाले बच गए, तो क्लोजिंग स्टॉक भी 144.5 पे वैल्यू करेंगे इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स 250, और एबनॉर्मल लॉस भी 144.5 पे वैल्यू करेंगे। एबनॉर्मल लॉस जो 144.5 पे वैल्यू करेंगे वो पूरा का पूरा लॉस किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट वेरी वेरी क्लियर? तो हमारा एबनॉर्मल लॉस कोई बोलेगा भाई कितने में, इस 144 पॉइंट पे वैल्यू करेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आता है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितने पे वैल्यू करेंगे? भाई 250 यूनिट्स हैं, ये भी 144। देखो अब हम बोलेंगे हमारे 900 यूनिट्स है, हर एक यूनिट 144.5 का है, उसमें से 600 बेच दिए 144.5 वाले, 50 जल गए 144.5 वाले, 250 बच गए 144.5। सोच दिमाग में रखो कि कैसे उसको आपको पकड़ना है। इज इट वेरी वेरी क्लियर to everyone? So this is how we deal with normal loss and abnormal loss. What I am trying to do, trying to take the complicated thing rather than simple एक ही सम में normal abnormal, एक ही सम में loss in transit, loss by fire सब ले लेता हूं, so that you understand in a better way. Fine. So is it very very clear to everyone? बहुत अच्छा। हम लोग कल के लेक्चर में एक बहुत ही बढ़िया सा सम कंसाइनमेंट का क्लास में भी सॉल्व कर लेंगे, आप ढूंढ के आना, हम वो सॉल्व करेंगे। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे आफ्टर डिस्कसिंग द सम आल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। रादर आई वुड से consignment, if I talk about consignment, I would like to discuss consignment directly with respect to ledger first, because consignment account actually is a trading account. Why we call it as a trading account? Because it gives us the profit from consignment business. There are two trading accounts we are making, one is trading account, one is consignment account. What is the first trading account? To calculate the profit from, gross profit from direct business. What is the second trading account? Consignment account, to calculate the profit from consignment business. ठीक है, तो consignment account जो रहता है, in the books of consignor we make basically two accounts. Number one the consignment account, number two the consignee account. अब कंसाइनमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो ट्रेडिंग अकाउंट को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत इजीली याद पड़ेगा। अगर आप फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे लॉजिकली तो आपको एंट्रीज नहीं सोचनी पड़ेंगी। यू कैन कंप्लीट द सम इन 10 मिनट्स विथ ऑल कैलकुलेशंस। फाइन। सो इन कंसाइनमेंट अकाउंट व्हाट डू यू राइट, सॉरी इन ट्रेडिंग अकाउंट व्हाट डू यू राइट? डेबिट साइड क्या क्या लिखेंगे? परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट ओपनिंग स्टॉक है तो क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं? सेल्स, एबनॉर्मल लॉसेस, क्लोजिंग स्टॉक और जीपी आता है। करेक्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसाइनमेंट अकाउंट इन अ सिमिलर मैनर। ये आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। ये क्या है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, दीज आर दी गुड्स गिवन टू कंसाइनी। ये हमारा कंसाइनमेंट ट्रेडिंग अकाउंट का कॉस्ट है, परचेसेस है काइंड ऑफ। जो गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को देता है कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए वो परचेस जैसा हो गया, ठीक है ना। समझो एक कंसाइनमेंट अलग बिजनेस है, वो कंसाइनर से गुड्स परचेस करता है, ऐसा सोचो 2 मिनट के लिए, तो इजीली आपको समझ में आएगा। फिर उसमें आपने क्या किया? एक्सपेंसेस डेबिट किए। ये ऊपर के कौन से एक्सपेंस डेबिट किए? कंसाइनर के। नीचे कौन से एक्सपेंस डेबिट किए बच्चों? कंसाइनी के। अच्छा, कंसाइनी के एक्सपेंसेस के साथ कंसाइनी का और क्या डेबिट करेंगे? कमीशन ऑफ कंसाइनी भी डेबिट करेंगे बच्चों, प्लस बैड डेट्स भी डेबिट करेंगे बच्चों। अगर डेल क्रेडियर एजेंट नहीं है तो बैड डेट्स आएंगे, नहीं तो बैड डेट्स कंसाइनर के बुक्स में नहीं आएंगे, ठीक है ना।
तो आपने क्या किया बच्चों, यहां पे सब खर्चे डेबिट कर दिए, सब खर्चे डेबिट कर दिए। तो खर्चे हमारे चार टाइप के हो गए, एक जो कंसाइनर ने किए, दूसरा जो कंसाइनी ने किए, तीसरा बैड डेट्स, चौथा कमीशन। तो चारों खर्चे आपने यहां पे डेबिट कर दिए। क्रेडिट साइड आपने ये लोडिंग क्या है मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। दिस इज द प्रॉफिट एलिमेंट इन केस गुड्स आर गिवन एट इनवॉइस प्राइस। क्यों ऐसा करते हैं वो भी बात करेंगे। अच्छा, ये आपका सेल, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स आता है, उसके बाद एबनॉर्मल लॉसेस आते हैं बच्चों, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आता है, एंड द बैलेंसिंग फिगर इज द profit of consignment, or if the balancing figure comes on the credit side, it's the loss of consignment business. Is it right? All right? अच्छा, अब अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स कॉस्ट पे दिए, अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स कॉस्ट पे दिए तो हम ये सीधा कॉस्ट लिखेंगे यहां पे। लेकिन अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे दिए, 100 का 150 में दिए, तो व्हाट वी डू, वी राइट 150 ऑन द डेबिट साइड, एंड देन to calculate the profit we have to reverse this profit element, otherwise the profit won't come, because आपने अगर परचेज को ही सेलिंग प्राइस पे लिख दिया और सेल्स भी सेलिंग प्राइस पे है तो प्रॉफिट कहां से आएगा। प्रॉफिट तभी आएगा जब परचेज कॉस्ट पे होगा और सेल्स सेलिंग प्राइस पे होगा। तो ये हमारे कंसाइनमेंट बिजनेस का हम परचेज मानते हैं जिसको कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। तो उसको कॉस्ट पे लाने के लिए क्या करेंगे, पहले इनवॉइस प्राइस 150 पे डेबिट मारेंगे, फिर प्रॉफिट एलिमेंट 50 क्रेडिट करके, इसको क्रेडिट करके इसको क्या बोलेंगे, लोडिंग। लोडिंग मतलब प्रॉफिट एलिमेंट, ठीक है ना। देखो आप एक बात ध्यान में रखना, ट्रेडिंग अकाउंट को जरा विजुअलाइज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे आता है, परचेज कॉस्ट पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे आता है, और सेल्स सेलिंग प्राइस पे आता है। जब तक हम वो लॉजिक यहां पे नहीं लगाएंगे प्रॉफिट नहीं आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिया होगा, उसको कॉस्ट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रॉफिट सामने क्रेडिट करके। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिया होगा, इनवॉइस प्राइस पे अगर दिया होगा तो उसको कॉस्ट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये देखो ये क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है तो कॉस्ट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सामने प्रॉफिट रिवर्स करके। और उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, स्टॉक रिजर्व। जो स्टॉक में प्रॉफिट होता है हम उसको स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। और परचेस में प्रॉफिट कैसे रिवर्स करेंगे, इधर इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे, सामने प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक जब तक कॉस्ट पे नहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट नहीं आ सकता। इज इट क्लियर। वही लॉजिक से हम इसको कॉस्ट पे लाएंगे। आप बोलेंगे सर फिर एंट्री कॉस्ट पे क्यों नहीं किया, क्योंकि कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स देता है इनवॉइस प्राइस पे, द डॉक्यूमेंट इज मेड कॉल्ड एज प्रोफॉर्मा इनवॉइस। दैट प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज मेड एट इनवॉइस प्राइस and accountant is always making entries from the invoice which is at invoice price. Subsequently, to bring it to cost, we credit the profit element, we reverse the profit element on the opposite side. So this is the basic structure of consignment account. And in a similar manner, if you want to see consignee account, if you see the journal entries, the things gets complicated. But if you see the ledger account with respect to trading account logic, it becomes very comfortable, very easy to understand. Now looking at consignee account, if you see now the consignee account will reflect 4 things. देखो आपको कंसाइनी से क्या लेना है, सर सेल्स का पैसा लेना है, लेकिन उस पैसे में से 3 अमाउंट कटेंगे। कौन से 3 अमाउंट कटेंगे, एक तो बैड डेट्स कटेगा, एक कमीशन कटेगा, एक एक्सपेंसेस कटेंगे। बस वही है, डेबिट सेल्स का फिगर है लेना है, क्रेडिट जो काटना है वो है, और बैलेंसिंग फिगर उससे रेमिटेंस ले लेते हैं। एक और अमाउंट आ सकता है, समटाइम्स वी कलेक्ट एडवांस फ्रॉम कंसाइनी, तो वो पहले आ जाएगा। तो बेसिकली अकाउंट को स्ट्रक्चर कैसे करने का, कंसाइनी से क्या लेना है, सेल्स का पैसा डेबिट, डेटर, माइनस क्या काट के देगा वो क्रेडिट करो, 1 2 3। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। देखो ये जो आपका डेबिट है ना, ये सेल्स का फिगर है, उसमें से आपने 3 अमाउंट सामने काटे हैं, देखो क्रेडिट किए हैं 1 2 और 3, एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, कमीशन। डेल क्रेडिट एजेंट, बैड डेट्स वोंट अपीयर हियर क्योंकि वो कंसाइनी के सर पे जाते हैं। क्लियर टू एवरीवन। एंड द बैलेंसिंग फिगर इज द रेमिटेंस, that consignee has to give to consignor on a periodic basis. Sometimes what happens, consignor takes some extra money from consignee as a security deposit. वो एज ए बैलेंस कैरिड डाउन करके आ सकता है, समझा कि नहीं।
So that will be as per the instructions given in the problem. Sometimes consignor takes some bill accepted by consignee. याद है कंसाइनर कंसाइनी पे बिल ड्रॉ करता है, कंसाइनी एक्सेप्ट करता है, कंसाइनर फिर उसको ड्यू डेट पे कलेक्ट करता है या डिस्काउंट करता है. यस और नो? तो ये क्या है बिल देने का? व्हाट इज द एम ऑफ गिविंग द बिल? सिक्योरिटी है ये. कंसाइनी से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बिल एक्सेप्ट करवा लेते हैं और बिल ड्यू डेट पे पैसा भी कलेक्ट करके देता है हमें. इज इट क्लियर टू एवरीवन? और कंसाइनर को पैसा जल्दी चाहिए तो बिल डिस्काउंट भी किया जा सकता है. तो देयर आर few things which are very very important, need to be careful about apart from these main points. Now I would like to discuss the accounting treatment first. Accounting treatment, if you talk about, we have goods sent to consignee. What is the journal entry of goods sent to consignee on consignment basis? It's your कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. देखो ये कंसाइनमेंट का कॉस्ट जैसा है, तो व्हेनेवर यू फाइंड इट एज अ कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, ट्रेडिंग में डेबिट होता है तो कंसाइनमेंट में डेबिट होगा, ट्रेडिंग में क्रेडिट होता है तो कंसाइनमेंट में क्रेडिट होगा. ये लॉजिक से आप उससे आगे बढ़ सकते हैं. ऐसा भी सोचने का, फॉर कंसाइनर कंसाइनी इज लाइक अ डेटर एंड फॉर कंसाइनी कंसाइनर इज लाइक अ क्रेडिटर. और हमारा डेबिट क्रेडिट पर्सनल अकाउंट का एक और लॉजिक हम यहाँ पे यूज करते हैं. व्हेनेवर वी डेबिट समवन मींस हमें उससे पैसा लेना है, व्हेनेवर वी क्रेडिट समवन हमें उसे पैसा देना है. तो देना है और लेना है वाला लॉजिक भी डेबिट क्रेडिट बहुत इजीली समझाने के लिए हेल्प करता है. फाइन. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. अच्छा, इसका एंट्री कंसाइनी क्या पास करेगा? नो एंट्री पास करेगा. उसके गुड्स है ही नहीं, वो मालिक है ही नहीं, ये तो जस्ट वो पोजीशन ले रहा है. लोडिंग ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इट विल बी द रिवर्स एंट्री. yes or no? It will be the reverse entry. The entry will be goods sent on consignment account debit to what? Consignment account. Clear? अच्छा, what is entry out here? बच्चों, no entry. Now the third is expenses paid by consignor. ये भी कंसाइनर का खर्चा है, कंसाइनमेंट में डेबिट करेंगे, खर्चे को डेबिट करते हैं. द एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और इसकी एंट्री कंसाइनी पास नहीं करेगा. नाउ द एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी. तो ये खर्चा जो कंसाइनी पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर करता है, मतलब कंसाइनर से वसूल करना है उसको. अब कंसाइनर का खर्चा है, ये खर्चा है तो कंसाइनमेंट में डेबिट करेंगे. यस और नो? तो वी विल डेबिट व्हाट? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर. हु इज द गिवर? कंसाइनी. इन अदर लैंग्वेज, देना है पैसा. अगर किसी को पैसा देना है तो आप लायबिलिटी क्रिएट करते हैं. ये कंसाइनी को पे करेंगे हम, तो एक लायबिलिटी क्रिएट कर दिया टू कंसाइनी अकाउंट. अच्छा, अब कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? इसने पैसा पे किया है, तो ये कैश को बच्चों क्रेडिट करेगा और डेबिट किसको करेगा? जिससे पैसा लेना है. कौन? कंसाइनर. कंसाइनर अकाउंट डेबिट. क्लियर? नाउ देयर इज कैश सेल्स मेड बाय कंसाइनी. तो क्या करेंगे? अब ये सेल है किसका? किया कंसाइनी ने, बट सेल किसका है बच्चों? ये सेल किसका है? कंसाइनर का सेल है. तो कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा. और कंसाइनर के लिए कस्टमर कौन है? कंसाइनी. लेना किससे है पैसा? कंसाइनी से. अच्छा, कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किसको देना है? कंसाइनर को देना. वो डेबिट करेगा कंसाइनी को, उससे लेना है. ये कंसाइनर को क्रेडिट करेगा, उसको देना है. वो असेट क्रिएट करेगा, लेना. ये लायबिलिटी क्रिएट करेगा, देना है. तो क्या करेंगे? टू कंसाइनर अकाउंट. ठीक है ना? क्रेडिट सेल्स बाय कंसाइनी. देखो,
कंजाइनर की एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल है, उसे तो कंजाइनी से पैसा लेना है, खाली कंजाइनी के बुक्स में फर्क पड़ेगा, कैश विल बी रिप्लेस्ड विथ डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंजाइनर। देखो इसका भी बहुत जबरदस्त लॉजिक है, डेटर को डेबिट किया उससे पैसा लेना है, कंजाइनर को क्रेडिट किया उससे पैसा देना है, एक से लेना है एक को देना है, बहुत सिंपल लॉजिक लगेगा आपका अकाउंटिंग का, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे बच्चों, कलेक्शन बाय डेटर्स बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बाय कंजाइनी। अब कंजाइनी ने कलेक्शन किया है तो कंजाइनर कोई एंट्री पास नहीं करेगा और कंजाइनी उसकी एंट्री पास करेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब बैड डेट्स की हम एंट्री पास करेंगे। बैड डेट्स किसका लॉस है? बाय डिफॉल्ट बैड डेट्स कंजाइनर का लॉस है, ये कंजाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप मुझे बताओ ये लॉस मतलब कंजाइनमेंट अकाउंट में लॉस डेबिट किया जाएगा, जो भी खर्चा है, जो भी कॉस्ट है, जो भी लॉस है, खर्चा कॉस्ट लॉस, खर्चा कॉस्ट लॉस कंजाइनमेंट में डेबिट करेंगे। तो ये लॉस है तो हमें कंजाइनमेंट में डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट किसको करेंगे? कंजाइनी, डेटर। दोस्तों इस एंट्री को समझने के लिए आप बेसिक लॉजिक लगाना, आप जब भी बैड डेट्स होता है तो यू पास द एंट्री बैड डेट्स टू डेटर्स, पीएनएल टू बैड डेट्स। तो नेट एंट्री क्या है? पीएनएल में डेबिट होता है और डेटर्स में क्रेडिट होता है। अब पीएनएल की जगह किधर डेबिट होगा? कंजाइनमेंट में, और क्रेडिट किस में होगा? कंजाइनी मतलब डेटर्स। देखो कंजाइनर के लिए कंजाइनी डेटर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? गेटिंग क्लियर? पक्का ना? ओके, वेरी गुड। व्हाट एंट्री कंजाइनी हैज टू पास फॉर द सेम? बहुत सिंपल एंट्री बताता हूं, जो कंजाइनी ने सेल का एंट्री किया उसको रिवर्स कर देंगे। कंजाइनी ने क्रेडिट सेल का क्या एंट्री पास किया था? डेटर से लेना है, कंजाइनर को देना है। अब ना डेटर से लेना है ना कंजाइनर को देना है, तो रिवर्सल ऑफ क्रेडिट सेल्स बाय कंजाइनी। समझा कि नहीं? तो क्या एंट्री पास करेगा कंजाइनी? कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर। इस एंट्री का सिंपल लॉजिक क्या है? पहले हमने बुक किया था डेटर से लेना है, कंजाइनर को देना है, बट कुछ अमाउंट डूब गया तो वो डेटर से भी नहीं लेना, कंजाइनर को भी नहीं देना, तो उस जो लेना है देना है उस एंट्री को क्या किया हमने? रिवर्स मार दिया। बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ जाएंगे। लेकिन एनीवेज एक और बात बताता हूं, पेपर में आपको मोस्टली क्या आता है? लेजर। और लेजर अकाउंट बनाने के टाइम सब एंट्री सोचने की इतनी नीड नहीं होती है। लेजर अकाउंट अपने लॉजिक से आप इजीली बना सकते हैं। स्टिल यू शुड बी नोइंग द एंट्रीज। कभी पूछ लिया कुछ एंट्रीज तो आपको आनी चाहिए बच्चों। चलो एनीवेज वेरी वेल, आगे बढ़ेंगे। इफ यू हैव बैड डेट्स विथ डेल क्रेडिटर एजेंट, अगर डेल क्रेडिटर एजेंट है तो कंजाइनर का कोई बैड डेट से वास्ता नहीं है, पूरा बैड डेट्स का लॉस कंजाइनी अपने सर पे लेगा और बैड डेट्स की नॉर्मल एंट्री पास करेगा, व्हिच इज व्हाट? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर? और आपको बता दूं, जब लास्ट में कंजाइनी अपना फाइनल अकाउंट्स बनाएगा तो कंजाइनी कमीशन और बैड डेट्स को सेट ऑफ करेगा। कंजाइनी को कमीशन एक्स्ट्रा मिला है, किस बात के लिए एक्स्ट्रा मिला है? ये बैड डेट्स को अपने सर पे लेने के लिए। तो समझो कंजाइनी को 5 लाख कमीशन मिलता है और बैड डेट्स हो जाता है 50,000। आप मुझे बताओ ये 5 लाख जो कमीशन मिला, इसमें कुछ कमीशन तो ये बैड डेट सर पे उठाने के लिए होगा, तो फाइनल अकाउंट्स में इन दोनों को नेट ऑफ करने का है। तो 5 लाख की कमीशन मिली माइनस बैड डेट्स जो सर पे उठाया, बाकी 4.5 लाख कंजाइनी अपने पीएनएल में इनकम बुक करेगा कमीशन। इसलिए आपको कभी कभी एमसीक्यू आ सकता है, इन केस ऑफ डेल क्रेडिटर एजेंट द बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स आर ट्रांसफर टू डैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट। बैड डेट्स को कमीशन अकाउंट में ट्रांसफर करके सेट ऑफ करते हैं और नेट कमीशन इनकम किधर लेके जाते हैं? पीएनएल में लेके। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? वेरी गुड, फाइन। दोस्तों अब इसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। एंट्री नंबर 10, नॉर्मल लॉस। आपको पता है नॉर्मल लॉस की हम ना फाइनल अकाउंट्स में एंट्री करते हैं ना कंसाइनमेंट अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। करते हैं क्या एंट्री? कोई भी एंट्री पास नहीं करते। ठीक है। एंट्री ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब समझो एबनॉर्मल लॉस हमारा 10,000 रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का लॉस है, हम उसकी क्या एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले तो कंजाइनी
नो लॉस लिखा मैंने, नो एंट्री लिखना है, एक मिनट। इरेजर बाबू आजा तुम। हाँ, क्या लिखेंगे? नो एंट्री। अच्छा बच्चों, अब एबनॉर्मल लॉस जो होगा वो कंसाइनर के सर पे आएगा। वो क्या करेगा? आप जरा एबनॉर्मल लॉस की नॉर्मल अकाउंटिंग क्या करते हैं वो सोच लो। अगर आपको याद होगा, हम एबनॉर्मल लॉस को ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हैं, पीएनएल में डेबिट करते हैं, खत्म हो गया ना स्टोरी। तो व्हाट वी डू, व्हाट वी कैन से, पीएनएल में डेबिट, ट्रेडिंग बोले तो कंसाइनमेंट में क्रेडिट। कितना? पूरा का पूरा 10,000। डायरेक्ट एंट्री है ये। आप इसको दो एंट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। पहले ट्रेडिंग में क्रेडिट करो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर पीएनएल में डेबिट करो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। दो एंट्री में करो या एक एंट्री में करो, आपकी इच्छा। अब अगर यही एबनॉर्मल लॉस में कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, समझो आपका लॉस का फिगर है 10,000 है और आपका इसमें क्लेम है बच्चों 7,000 रुपया, ठीक है ना। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? आपको पता है, जब भी आप ऐसा अकाउंटिंग करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में आप क्या करते हैं, आपको याद होगा, ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हैं पूरा 10,000। गुड्स तो 10,000 का गया, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट करो बच्चों टू ओके। अच्छा, पीएनएल में कितना जाएगा? 3,000, बिकॉज नेट लॉस 3,000 का है, 7 का तो क्लेम है अपने पास। सो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा कितना? 3,000। और इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट कितना? 7,000। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, ये हमारा कंसाइनी तो आजाद बैठा है, इसको तो कोई वास्ता ही नहीं है नुकसान से, उसका थोड़ी स्टॉक है, उसको कोई दुख थोड़ा होने वाला। ये तो कंसाइनर का प्रॉब्लम है, उसका लॉस है, बाय डिफॉल्ट ये ट्रीटमेंट होता है। क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, इसको भी आप दो एंट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग एबनॉर्मल लॉस अकाउंट इफ यू वांट। फाइन, नाउ लेट्स टॉक फर्दर कमीशन पेएबल टू एजेंट। व्हाट इज द एंट्री फॉर कमीशन पेएबल टू एजेंट? बहुत सिंपल है, कंसाइनमेंट का खर्चा है वापस एंड पेएबल टू कंसाइनी है, सेम लॉजिक से जाएगा। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, कमीशन पेएबल टू कंसाइनी और बैड डेट्स। याद रखना, इसकी एंट्री सेम होती है, इसकी एंट्री सेम होती है। तीनों कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस हैं और हम कंसाइनी को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। व्हाट्स द एंट्री पास्ड बाय, व्हाट्स द एंट्री पास्ड बाय कंसाइनी फॉर द कमीशन? कंसाइनी के लिए कमीशन क्या है बच्चों? इनकम है। तो कमीशन को क्या करेगा? वो क्रेडिट करेगा, इनकम को क्रेडिट करेगा। डेबिट किससे लेना है? उसको करेगा कंसाइनर से। और एक चीज आपने स्टार्टिंग से ऑब्जर्व की होगी, whenever we pass the accounting entry in both the books, if in the books of consignor you debit consignee, तो कंसाइनर के बुक्स में, कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर क्रेडिट होता है। मतलब कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनी डेबिट, तो उधर उल्टा क्रेडिट, इधर क्रेडिट तो उधर डेबिट। वो बोलेगा देना है तो वो बोलेगा लेना है, ये बोलेगा लेना है तो वो बोलेगा देना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको कभी भी एंट्री में गलती नहीं होगी। एक की एंट्री आती तो दूसरी अपने आप समझती है, क्योंकि उसमें ऑपोजिट इफेक्ट पर्सनल अकाउंट में आने वाला है। फाइन, क्लोजिंग स्टॉक विथ एजेंट। आप ये एजेंट का तो स्टॉक है नहीं, तो एजेंट कोई एंट्री पास नहीं करेगा। और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में किधर जाता है? क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट में किधर जाएगा? क्रेडिट। व्हाट एंट्री वी पास? स्टॉक विथ कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर? अगर ये क्लोजिंग स्टॉक आपने प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ के इनवॉइस प्राइस पे, कॉस्ट पे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड है तो क्या करेंगे आप? इसका प्रॉफिट एलिमेंट ऑपोजिट साइड रिवर्स करेंगे बाय क्रिएटिंग अ स्टॉक रिजर्व ऑन द डेबिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। व्हाट एंट्री वी पास फॉर द सेम? वेरी गुड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट। दिस इज एंट्री फॉर व्हाट एलिमेंट? प्रॉफिट एलिमेंट। एंड कंसाइनी
आजाद है, कोई टेंशन नहीं है, उसने अपना काम कर दिया है, गुड्स बेच दिया है, कमीशन खा गया है। ओके, अभी भी अकाउंटिंग बाकी है। अब हमारा फाइनल अकाउंटिंग 2 एंट्रीज बचेंगे। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट, इफ ऑन द डेबिट साइड वी हैव द बैलेंसिंग फिगर, वी कॉल इट एज प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट बिजनेस। वो प्रॉफिट किधर जाएगा? ट्रेडिंग से किधर जाता है प्रॉफिट? पीएनएल में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर किधर करेंगे? अगर प्रॉफिट है तो क्या एंट्री करेंगे, और अगर लॉस है तो क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट है तो देखो, प्रॉफिट ट्रेडिंग में डेबिट करके पीएनएल में क्रेडिट करते हैं, याद है? जीपी याद करो। सो व्हाट वी डू, वी आर एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और अगर लॉस है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और ये प्रॉफिट लॉस किसका है? कंसाइनर का है। कंसाइनी को इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अभी आखिरी एंट्री एक और पास करनी पड़ती है। वो एंट्री है जो आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है, उसको क्लोज करना पड़ता है। और वो किधर ट्रांसफर किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड? क्रेडिट साइड। क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग? यस, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसका मैं छोटा सा एक लॉजिक बताता हूं समझने के लिए, बहुत आसान है बच्चों। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मेट। सॉरी, टू व्हाट अकाउंट? टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, फाइन। इसको समझने के लिए मैं एक पेज इंसर्ट करता हूं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम करता है, हाउ दिस वर्क्स। ये 3 अकाउंट्स कैसे आपस में काम करते हैं। इसको आपने अगर वापस लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका ट्रेडिंग अकाउंट है ये, और ये कंसाइनमेंट अकाउंट है। देखिए हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट आपस में कैसे चलेंगे। आप, जो भी बिजनेसमैन होता है उसका अपने गोडाउन में कुछ स्टॉक पड़ा होता है। ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, ये बिजनेसमैन का खुद के गोडाउन का ओपनिंग स्टॉक है। प्लस बिजनेसमैन बोला तो कंसाइनर गुड्स परचेज करता है मार्केट से, ये परचेज ऑफ कंसाइनर हो गया। अच्छा, कंसाइनर कुछ डायरेक्ट सेल करता है, ये सेल्स ऑफ कंसाइनर हो गया, डायरेक्ट सेल्स। ये कंसाइनर के गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक है। अब जो गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को देता है वो परचेज में इंक्लूड होंगे, ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड होंगे कंसाइनर के, उसमें से निकाल के देगा। अब जो गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी को दिए, उसका प्रॉफिट लॉस क्या ट्रेडिंग अकाउंट में निकलेगा? नहीं, उसका प्रॉफिट लॉस किधर निकलेगा बच्चों? कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो कॉस्ट भी उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। एम आई राइट? तो व्हाट वी डू, हम यहां से बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहां से निकाल के यहां पे क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस? वेरी सिंपल। हमने जब गुड्स बाय किए थे 100% गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के रखे हैं परचेसेस, उसमें से जो एजेंट को दिए वो उस ट्रेडिंग से निकाल के, एक ट्रेडिंग से निकाल के दूसरे ट्रेडिंग में लेके जा रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग कौन है? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इट्स अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन ट्रेडिंग टू अदर ट्रेडिंग। रीजन, क्योंकि वो कंसाइनमेंट अकाउंट में उसका प्रॉफिट निकालेंगे जो एजेंट के थ्रू बेचेंगे। फिर आप ये गुड्स का सामने सेल और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। इधर सामने सेल होगा, सेल करेंगे तो बाय कंसाइनी अकाउंट, यस और नो, और इधर स्टॉक विद कंसाइनी आएगा और एक्सपेंसेस आएंगे।
और एक्सपेंसेस आएंगे और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आएगा, तो दो प्रॉफिट आएंगे। एक प्रॉफिट यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये कौन सा जीपी होगा, डायरेक्ट सेल का। एक प्रॉफिट कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, ये कौन सा प्रॉफिट होगा, एजेंट वाला प्रॉफिट। दोनों प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर होके वहां पे क्या हो जाएंगे, मर्ज किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर मॉड्यूल में एक सम भी है, आपको याद होगा, वो सारीज परचेज किए, उसमें से कुछ सारीज खुद बेचे, कुछ सारीज एजेंट को दिए थे, फिर एजेंट ने कुछ बेचे, उसके पास कुछ बच गए, याद है। फिर लास्ट में एक सेंटेंस लिखा था, ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट। वो वाला सम में ना ये वाला कॉन्सेप्ट कवर किया गया है मॉड्यूल में। आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। कोई किसी को डाउट है तो बताइए। ऑल क्लियर? चलो बहुत अच्छा दोस्तों, हमारे कल के लेक्चर में आप बोलेंगे तो हम एक इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम इन सब कॉम्प्लिकेटेड चीजों को एक सम में अक्यूमुलेट करके उस टॉपिक को ना अच्छे से रिकलेक्ट करके समझ लेंगे बच्चों। तो यहां पे आज का मेरा रिवीजन सेशन मैं समाप्त करता हूं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।